मेंटल, और मेंटल कहाँ से आती है? मनोविज्ञान से ना। कहता है मेंटल हो गया, चीट हो गया, पागल हो गया। तो कहाँ से है? दिमाग से होता है पागल। आदमी टांग से पागल कभी हुआ है क्या? दांत से पागल हो, हाथ से पागल हो? नहीं। आदमी कहाँ से पागल होता है? दिमाग से पागल होता है। कहता है हमको उससे मोहब्बत हो गया, हमको उससे प्यार हो गया, राहुल बात की करिए, मर जाएंगे उसके बिना, है ना। लड़की से प्यार हो जाता है तो क्या है? उस लड़की के प्रति भावनाएं हैं क्या? यही है राहुल बात, ठीक है ना। देखिए कितना हंस रहा है, बकलवा हंस रहा है ना। आइए क्या कर रखा है? जूली के मोहब्बत में पड़ गया है। देखिए जूली भी हंस रही है ना, है ना। ये भी खुश है, ये भी खुश है। इसकी भावना को क्या है ये समझ रहा है। कौन समझ रहा है? राहुल बात समझ रहा है, ठीक है ना। अगर शुरू से समय से चले आ रहा है, फिर लड़की जो है चील चुका कर ज़्यादा उछलने काम नहीं है, ज़्यादा उछलना नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ लो, बस ससुराल जाओ, खाना वाना बना, चील चुका करो, बात खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर से क्या था, शब्द का अर्थ बताने वाले तो अब से कुछ नहीं होगा भैया, राम राम, घर चले जाओ। कितना पढ़े लिखे है, देखो PhD कर लिए, हमको बहुत कुछ आता है। ये गलत है, ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं नायक सर, डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। वंदन और क्रांतिकारी इस्तकबाल है। जैसे कि आप सबको पता है कि आगामी परीक्षा सीटेट 2023 जो 20 अगस्त को होने वाली है, उसी के संदर्भ में, उसी के सीरीज़ में संभावित प्रश्नों की संख्या सीरीज़ में लेकर आया हूँ। चलते सीरीज़ में आगे। प्रश्न नंबर एक क्या कहता है? प्रश्न नंबर 1 में लिखा हुआ, यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं के प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। मैंने इससे पहले भी कहा था कि शब्द जो है, शब्द का अगर मीनिंग पता नहीं है, शब्दों का मीनिंग पता नहीं है आपको, तो आपको बहुत सी जगह जो एग्ज़ाम में है वो टाइम कंज्यूमिंग होगा और आप एग्ज़ाम फेल करने के चांस ज़्यादा यहाँ से होते हैं। जो ये CDP है, इसमें शब्द का जाल होता ही होता है। उसका एग्जामिनर का काम है, जो सीटेट उसका काम है कि आपको फेल करे। जो सही अच्छा स्टूडेंट है, प्रतिभाशाली है, उसे वो आगे लाते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से कर दूँ आपको, जैसे कि इस क्वेश्चन को ईजी करते हैं, इस प्रश्न को आसान तरीके से सोचते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। यद्यपि मतलब यदि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयाम क्या है? मतलब कुछ सीमा। आयाम क्या है? मतलब कुछ सीमा, है ना। यदि विकास के क्षेत्रों का कुछ सीमाओं में परस्पर एक दूसरे के साथ परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है? इससे पहले मैंने कहा था साफ कि प्रश्न में ही आधा आंसर तो वही होता है। देखिए इतना लंबा नहीं पढ़ना है, सिंपल सा एकदम जानना है कि प्रश्न को बस देखे और आंसर मिल जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? देखिए आप गौर कीजिए, आपके चारों विकल्प जो है, चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प है जिससे आपका प्रश्न में मेल खा रहा है? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है भावनाओं की प्रगति। ये समझ लीजिए कि भावनाओं की बात हो रही है। तो मैंने बताया था संवेग, है ना, इमोशंस जिसको कहते हैं, संवेग। बहुत ही आसान ये चीज, संवेग मतलब इमोशन मतलब भावनाएं, है ना, भावनाएं, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखा जाए तो भावनाओं की बात हो रही है, इसका मतलब संवेगात्मक विकास की बात हो रही है ना। इसलिए क्या हो जाएगा? नैतिक विकास नहीं, भाषा विकास बिल्कुल नहीं, शारीरिक विकास भी नहीं। इसका आंसर होगा संवेगात्मक विकास, मतलब भावना विकास, ठीक है ना, भावना विकास। और उस प्रश्न में भी भावना दिया हुआ है। तो कितना आंसर इसका निकालना इजी था कितना। चलते आगे। विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रियाओं से समन्वित होते हैं? ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोरिलेशंस की बात हो रही है। निरंतरता का सिद्धांत है, इसको गोल में आधा रखिए, इसको एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। स्थिरगामी सिद्धांत नहीं, बिल्कुल नहीं। अधोगामी बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, ऑप्शन A, B में दो में से कोई एक आंसर तो है ही, ठीक है। यहाँ प्रश्न को फिर से बढ़ाया जाए, प्रश्न को पढ़ते हुए हम ऑप्शन को समझेंगे तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। विकास का कौन सा सिद्धांत निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण। आप एक बात सोचिए ध्यान से,
अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे का क्या होता है, किस तरह से विकास होता है, उस बच्चे का क्या होता है, उस बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी होता है, ठीक है, सामाजिक विकास भी होता है, ठीक है, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है। एक बच्चे का समग्र रूप से, समग्र का मतलब हुआ कि पूरी तरह से उसका विकास होता है। अगर नोटिस किया जाए, ध्यान दिया जाए, यहाँ पे समग्रता की बात हो रही है। एक बच्चे का जब समग्र विकास होगा तो वह पूरा विकास एक विकास कहलाएगा। इस विकास क्षेत्र में क्या हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास, ज्ञान का विकास हो रहा है, सामाजिकरण का विकास हो रहा है, मानसिक स्थिति का विकास हो रहा है ना, शारीरिक विकास हो रहा है। ये सभी क्या है, समुच्चय है, सेट्स ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, ठीक है, बच्चे का समुचित विकास हो रहा है। तो विकास क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है। एकीकरण का सिद्धांत इज द राइट आंसर, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है। घटक के बेस मीनिंग बताया, तो घटक का मतलब सोचेगा क्या होता है, नहीं तो बता देंगे हम बाद में, कमेंट जरूर कीजिए घटक का मतलब क्या होता है। चलिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। अब जो विकास को क्या होता है, प्रभावित मतलब समझ लीजिए कि इसका यहाँ नेगेटिव टर्म है। जो विकास को क्या होता है, कहीं ना कहीं डिक्रिएट करता है, ठीक है, विकास होने में बाधा उत्पन्न करती है, ठीक है, प्रभावित करता है, ठीक है। यहाँ देखिए, अब नोटिस कीजिएगा, यहाँ साफ लिखा हुआ सामाजिक सांस्कृतिक घटक। एक बात ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ए पर गोल कीजिए, ध्यान रखिए ऑप्शन ए पर। ऑप्शन बी में तंत्रिका संबंधी विकार, क्या ये समाज में मिलता है, क्या ये शरीर के अंदर मिलता है। तंत्रिका कहाँ मिलती है, शरीर के अंदर, न्यूरो कहाँ मिलती है, बॉडी के अंदर मिलता है। यहाँ बात हो रही समाज सांस्कृतिक, बहुत सिंपल। CDP के सारे प्रश्न बहुत डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन अगर समझा जाए तरीके से उसे तो बहुत ईजी होते हैं, बहुत आसान होते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अभी सुनिएगा। साफ लिखा हुआ प्रश्न में सामाजिक सांस्कृतिक विकास या सामाजिक सांस्कृतिक घटक की बात हो रही है। तो क्या आपको क्या लग रहा है, जो तंत्रिका होती है, जो बायोलॉजी पढ़ा है उसे पता हो, जो तंत्रिका होती है वो कहाँ होती है, बॉडी के भीतर होती है, ठीक है, तो नहीं होगा। जैविक की बात हो रही है, जैविक प्रवृत्ति क्या होती है, इंसान की भावना होती है, संवेगात्मक प्रवृत्ति होती है, इंसान की नेचर कहते हैं। नेचर दिखता किसी को, जो इस ऑप्शन में दिख रहा है वही तो सामाजिक सांस्कृतिक है। आप देखिए, जो इंसान का प्रवृत्ति देख पाएंगे, प्रवृत्ति को छू पाएंगे, नहीं छू पाएंगे। अनुवांशिक को छू पाएंगे, जीन को छू पाएंगे, नहीं छू पाएंगे। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, विद्यालय क्या होता है, हमें देखने के लिए मिलता है, जिसे हम छू सकते हैं, क्या है, वो सामाजिक संस्कृति घटक में आएगा। विद्यालय हो गया, घर हो गया, ठीक है, वो चीजें जिससे हम रूबरू या अमूर्त रूप से देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। इससे पहले ध्यान दीजिएगा, जीन पियाजे के बारे में इससे पहले बताया था, इनका जो विकास है वो पूरी बच्चे डेवलपमेंट किस चीज़ के बारे में, कि वो बच्चे का विकास जो होता है, ज्ञान के प्रति विकास जो होता है, बच्चे का दिमाग कब से खुलता है, कैसे खुलता है, उन्हें किस परिवेश में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रहेगा, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था वो जीन पियाजे, जीन है ना, पियोज, ठीक है, जीन पियाजे ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें आवश्यकता है। किस चीज़ की आवश्यकता हो सकती है, परिकल्पनात्मक, निगमात्मक, तार्किकता के 50-50 कीजिए, परिवर्ती चिंतन की पलटवार, ठीक है। निष्क्रिय मतलब क्या, जो डिएक्टिवेट वर्क है वो काम जो करना ही नहीं चाहिए, काम करना चाहिए, बट यहाँ कह रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, वो काम जो नहीं करना चाहिए, गलत है, ठीक है। निष्क्रिय तो नेगेटिव वर्ड, ये होगा ही नहीं। वस्तु अस्थायित्व है ना, डिस्प्लेस नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है और वो गतिविधि कर रहा है, जैसे वो खेल के शिक्षा प्राप्त कर रहा है, किसी चीज़ के सहारे खेल रहा है, तो अगर वो उस चीज़ के सहारे, उस उपक्रम के सहारे नहीं खेले तो क्या होगा, सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। ये बातें भी यहाँ रद्द हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ दो बातें बची हैं, ए और बी में साफ लिखा हुआ, जो हाइपोथेटिकल बात होती है, क्या बच्चे जो बच्चे का उम्र होता है ये 7 से 11 वर्ष, वो कभी क्या होता है, वो मूर्त रूप से ही सोचता है। लेकिन यहाँ बात होती है अमूर्त की। मूर्त का मतलब साफ यहाँ होता है साकार, आकार, साकार, ठीक है। सजीव कहिए, है ना, सजीव कहिए, साकार कहिए, आकार कहिए ना, साकार कहिए या आकार,
जो बच्चों को दिख रहा है, ठीक है, या आकार कहिए, है ना, ये मूर्त की बात होती है, ठीक है। अब एक फिर प्रश्न को फिर से पढ़ा जाए। 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिससे आवश्यकता है। किस चीज़ की आवश्यकता है? अगर किसी बच्चे को अगर वो बच्चे की उम्र 7 से 11 वर्ष है और उसे काम करने के लिए दिया जाए तो वो क्या करेगा, है ना। और उससे काम नहीं होगा तो वो क्या करेगा? काम को कभी सीधे तरीके से करेगा, कभी उल्टे तरीके से करेगा। काम को एक अनुक्रम या क्रम में नहीं करेगा, एक सीरीज में, एक पैटर्न में नहीं करेगा, ठीक है। काम को उल्टा पुल्टा तरीके से करेगा, ठीक है। इसलिए अगर देखा जाए जिसका आंसर बी होगा, प्रतिवर्ती चिंतन, है ना, उल्टा क्रम में सोचेगा, उल्टा क्रम में करेगा, या तो फिर नुकसान कर देगा काम का, या पहले काम को ठीक से कर लेगा, ठीक है। दोनों से कोई एक बात होगी। लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, वो क्या करेगा, हमेशा चीज़ों को या अवधारणाओं को, अवधारणा गलत होगी, सही होगी, सभी को मिलजुल करके वो काम को पूरा करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त, फिर वही बात आ गई, अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। मैं बता दूं साफ साफ कि मूर्त का मतलब अभी जस्ट बताया था, मूर्त का मतलब होता है साकार, ठीक है, साकार या आकार कहिए, है ना, आकार भी कह सकते हैं, या आप इसे ये कि सजीव कहिए, जो दिख रहा है उनको, ठीक है। जो बच्चे को दिख रहा है ना, वही उसके वजूद में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अमूर्त की बात हो रही है। अमूर्त की बात मतलब ये हो गया जो बच्चों को नहीं दिख रहा है ना, जैसे जो कि निराकार हो गया, जो साकार नहीं है, ठीक है, जिसमें आकार नहीं है, यानी कि संवेग की बात हो रही है, यानी कि भावनाओं की बात हो रही है। अपने चित्त में, अपने ट्रेंड प्रवृत्ति में क्या होगा, वो चीज़ों को बनाया। अगर मैं किसी बच्चे से कहूँ कि मान लो कि एक आदमी है, उसके 2 दांत बड़े बड़े हैं, उसके बाल बड़े बड़े हैं, उसके नाखून बड़े बड़े हैं, वो शैतान दिखता है, तो बच्चे हाइपोथेटिकल हो जाएंगे, सोचेंगे अच्छा आदमी ऐसा होगा, वो आदमी ऐसा होगा, अच्छा ऐसा। वो क्या होगा, अपने मन में एक काल्पनिक चित्र बनाएगा ना। क्या बनाएगा? वो काल्पनिक चित्र बना लेगा, है ना। वो बच्चा क्या करेगा, अपने मन में काल्पनिक फोटो या चित्र बना लेगा, है ना। तो ये क्या हुआ, ये मूर्त नहीं हुआ, क्योंकि उस बच्चे ने उस आदमी को देखा है नहीं, बट उस आदमी का जो फेस है वो अपने में क्रिएट कर लिया, कल्पना कर लिया, इमेजिन कर लिया, ठीक है। ये अमूर्त है, मतलब कि भावनाओं की बात, जिसे हम छू नहीं सकते हैं। जितनी मूर्त चीज़ें होती है तकरीबन हम इसे छू सकते हैं, इसको छू लिए समझ लीजिए को मूर्त में आ गया। जो अमूर्त है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जैसे कि भावनाएं हो गई, ठीक है, इसे हम छू नहीं सकते, क्या हो गया, ये आ जाएगा अमूर्त में। यानी कि अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। ये किस अवस्था में हो जाते हैं? प्राय इससे पहले क्या आता है कि 7 से 11 वर्ष में क्या हो जाता है, बच्चे ये इस एज में बच्चे क्या होते हैं, 7 से 11 वर्ष से बच्चे मूर्त रूप से सोचते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है इसमें आगे, जैसे इस एज को स्टेज को पार करता है, 12 से ऊपर चला जाता है, इसमें तार्किक क्षमता विकसित हो जाती है, वो चीज़ों को अपने मन में बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। कब? ये 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक, 12 वर्ष या इससे अधिक, ठीक है। इसकी जो अमूर्त बातें हैं, अमूर्त भावनाएं हैं, जो साकार भावनाएं नहीं है, जो हाइपोथेटिकल है, जो कल्पना में है, इमेजिन कर रहा है, वो इस एज से शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी कि देखा, ये तो बिल्कुल नहीं, समझिए तो बिल्कुल नहीं, ये तो 2 वर्ष, ये समझिए कब होता है, ये होता है 0 से 2 वर्ष की अवधि में, ठीक है। खूब संक्रियात्मक, इसे हटाइए, ये बिल्कुल नहीं होगा। मूर्त तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा? डी होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नूरी एक लॉजिक देती है, एक तर्क देती है, हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी इस नैतिकता की किस अवस्था में है? मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, नैतिक अवस्था के 3 स्तर हैं, ठीक है। और सभी 3 के 2 उप स्तर हैं, नज़दीकी स्तर है, जैसे कि उप स्तर, है ना, उप मतलब नज़दीक, ठीक है। तो यानी कि 3 गुना 2 बराबर 6 चरण है सब मिला करके, किसके? नैतिक विकास के, नैतिक तर्कना की, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बात थोड़ी सामाजिक है ना, साफ लिखा हुआ कहाँ है, ये समाज, हमारे समाज के प्रति दायित्व, यानी कि जो नूरी है उसे समझ है कि मेरा एक कर्तव्य है कि मैं समाज में रह के अच्छे से कार्य करूं,
लोगों को क्या करो, इंस्पायर रूप प्रेरणा दूँ, ठीक है, मतलब उसे सही चीज़ का पता है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रेडिशनल पारंपरिक बात हो जाती है ना, ट्रेडिशनल बात हो जाएगी, ट्रेडिशनल बात हो जाती है, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, बिल्कुल ये लंबा टॉपिक है, कभी विस्तार से बताएंगे वीडियो में तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। बट ये समझिए, जहाँ समाज की बात होती है, नूरी कह रही है कि मेरे समाज में 5 लोग बहुत गंदे हैं, इनको गोली मार दूंगी मैं, चाहे मेरा कानून कुछ भी नहीं हुआ, चाहे मेरा थाना हो, पुलिस हो, केस हो, और 5 गोली मार देती है, तो वो क्या है, वो पारंपरिक है, नीरू के लिए सिर्फ, ठीक है। ऐसे और बात इसमें बढ़ेंगे आगे कभी। 6 नेक्स्ट, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त का मतलब मैं हर बार कहता हूँ, बार कहता हूँ, CTET STET पास करना हलवा है, ठीक है, साग बैगन, कुछ नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर शब्द के जाल से आप बच गए तो ईजी, इसे निकालना बहुत है, 100 में 99 बार आप पास करेंगे। आप हमसे लिखवा लीजिए इस बात को, स्टाम्प पेपर में लिखवा लीजिए। प्रदत्त का मतलब होता है रोज, है ना, तो रोज या डेली, क्या होता है, डेली, या अभी कहते हैं कि यहाँ लिखा हुआ कार्य, वो कार्य जो हम रोज करते हैं, जैसे कि होमवर्क, है ना, एक शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को क्या देते हैं, वो देते हैं होमवर्क, यही है प्रदत्त कार्य, ठीक है ना, प्रदत्त कार्य देती है, जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। ये वायगोत्स की बस आंसर मिल गया। इसलिए कहता हूँ कि क्वेश्चन में सारा आंसर है। सबसे अगर डिफिकल्ट सीटेट में पेपर कोई होता है, सब्जेक्ट कोई है, तो हर बढ़िया से बढ़िया विद्यार्थी ये कहेगा कि सर सबसे डिफिकल्ट पेपर होता है CDP, लेकिन मेरा मानना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपको सारा प्रश्न का आंसर, सारा ऑप्शंस का आंसर जो है, या फिर हर प्रश्न का आंसर उसी प्रश्न में छुपा रहता है। अब देखिए, मैंने इससे पहले कहा था लेव वायगोत्स्की है, उन्होंने सामाजिक, है ना, उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा, ये 3 मुख्य सिद्धांत उन्होंने उन्होंने दिए थे, ठीक है, लेव वायगोत्स्की ने। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, अध्यापिका विद्यार्थियों के साथ होमवर्क देती है, जिसमें परिवार के सदस्य, जब परिवार क्या है, परिवार अपने आप में समाज ही है, एक प्रकार से छोटा समाज, एक अनुरूप है ना, परिवार क्या है, एक समाज का अनुरूप है। समाज क्या होता है, मनुष्य का समूह, जहाँ मनुष्य का मिलन हुआ, जहाँ मनुष्य एक रूपता लिए, एक जगह सम्मिलित हुए, शामिल हुए, एक जगह रहने बसने लगे, तो वहाँ समाज हो जाता है। मनुष्य का समूह समाज कहला गया है। तो क्या होगा इस फैमिली में, क्या होगा, फैमिली में सब होगा, पापा मम्मी दादा दादी चाचा भैया बहन सब होंगे, छोटे बड़े सभी होंगे। तो अगर उसे कोई होमवर्क मिलता है और वो फैमिली के किसी मेंबर, यानी कि सामाजिक फैमिली किसी मेंबर की सहायता से वो होमवर्क पूरा करती है। आगे बढ़ते हैं। लेव वायगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऑप्शन ए देखिए, अनुकरण नहीं, जैविक परिपक्वता बिल्कुल नहीं, पदानुक्रम बिल्कुल नहीं, और साफ लिखा हुआ प्रश्न में बिल्कुल स्पष्ट है। कितना बार बोलेंगे कि प्रश्न से ही आंसर आपको मिलेगा, वरना आप ये पूरी साइकोलॉजी है, इसे पढ़ते पढ़ते कई इसके मोटे मोटे बुक है, पढ़ नहीं पाओगे, दिमाग हो जाएगा दही और छोड़ देगा पढ़ाई। सोचो चलो परसों कर लेते, कल कर लेते, अब तो देख लेंगे बाद में, ऐसा ही होगा। मेरा मानो, मेरी सुनो, बहुत सिंपल है। आप सारे प्रश्न का आंसर जो उसी प्रश्न में छुपा रहता है, तकरीबन 80% से अब देखिए साफ लिखा लेव वायगोत्स्की। वो समाज की यहाँ बात हो रही है, बच्चा अपने फैमिली में सपोर्ट से सीख रहा है, सपोर्ट से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है, तो समाज अंतर क्रिया हो रहा है, ठीक है। समाज से तालमेल करके, वो अपने फैमिली से तालमेल करके चीज़ों को सीख रहा है, वो काम को कर रहा है, टास्क को कर रहा है, होमवर्क को कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, लेव वायगोत्स्की फिर वही आ रहा बार। मैंने कहा ना कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा खतरनाक आदमी है। हमेशा सीजीएट में ऐसे ज़्यादा को आते नहीं है। वो क्या करेगा बेचारा, या लेव वायगोत्स्की पूछेगा, या हार्वर्ड गार्डनर पूछेगा, बहुपदी सिद्धांत पूछेगा, या फिर वो जीन पियाजे पूछेगा, या फिर लॉन्स कॉर्बर्ग ही पूछेगा। यही 4 आदमी ऐसा है, या BF स्किनर पूछेगा। यही 4-5 आदमी ऐसा है इसका सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है शिक्षा, बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए, ठीक है। अब देखिए, लेव वायगोत्स्की ने कहा था सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा का विचार इन्होंने दिया है। लेव वायगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? अगर कोई
कोई टीचर या कोई शिक्षिका ये मानती है हाँ ठीक है, बच्चा जो है ना घरे में अच्छा से या समाज में घुल मिल के या एक से अधिक बच्चों के साथ मिल के अच्छे से मजे के साथ पढ़ लेता है तो वो सही है। अब ये शिक्षिका कैसे मान इस बात को, सुनिएगा फिर से। वैगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए। संकेत का मतलब इशारा होता है, ध्यान रखिए यहाँ पर इस संदर्भ में, ठीक है, नहीं गलत है, ठीक है, बिल्कुल बचना चाहिए। किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिककरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित मतलब क्या होता है? हतोत्साहित मतलब क्या होता है? डराना, धमकाना, डराना, है ना। क्या हम क्या करेंगे, जो बच्चा जो सीखेगा अधिगम होगा उसे डराएंगे? डराना। हतोत्साहित मतलब क्या होता है? डराना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये भी खारिज हो गया। और फिर सी में चलते हैं। सी कितना आसान है, विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा। बिल्कुल सही बात है, यही मिल गया आंसर, आप बनेंगे 5 करोड़पति। चलिए याद ध्यान दीजिएगा। हाँ, मैंने आपसे कहा था सोशल होगा, अगर आप एक से अधिक ग्रुप में या एक से अधिक लोगों के साथ बैठ के किसी भी टॉपिक पे किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो तभी आपका अधिगम मतलब सीखने की जो क्रिया है वो आसान हो जाती है, इंटरेस्ट आता है, ठीक है। इसीलिए विद्यार्थी को क्या होना चाहिए, और यहाँ पे साफ लिखा है वैगोत्स्की, और इन्होंने इस भाई साहब ने सामाजिक सिद्धांत दिया था ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है, जय माता दी, ठीक है, सामाजिक सिद्धांत दिया था इन्होंने, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है, जब भी आप यानी कि विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना है ना, तब ये क्या हो जाए यहाँ पे, इसका मतलब जब बहस हो रहा है तो क्या आप में से बौका से बहस कीजिएगा, कुछ बोलिएगा नहीं। बहस करने के लिए कम से कम 1 से 2 आदमी चाहिए, ठीक है। बहस करने कम से कम 1 से अधिक 2 आदमी चाहिए, 2 से ऊपर जितना हो सके 2 लाख हो सकता है। तो बहस किसके साथ होता है? जब अधिक व्यक्ति या अधिक आदमी होता है तब बहस होता है। जब ही आदमी 1 हुआ बहस नहीं होगा, 2 हुआ हाँ बहस हो सकता है, बकवास हो सकता है। जब ये आदमी 3 हुआ, 4 हुआ, है ना, 6 हुआ, 8 हुआ, जो भी हुआ, ठीक है। आप यहाँ गौर कीजिए, ये जो नेटवर्क बन रहा है मनुष्य का, ये सभी आदमी है, ठीक है ना। ये सभी आपस में बहस कर रहे थे, क्या आपको नहीं लग रहा है ये आपस में ये एक सोशल लग रहा है, समाज बन रहा है? मैंने कहा था ना, मनुष्य का समूह समाज है, ये सब मनुष्य ही है ना, इंसान है ना, भेड़ बकरी थोड़ी ना है। तो क्या हो गया, समाज हो गया, सोशल हो गया। और वैगोत्स्की क्या हुआ था, समाज के सिद्धांत दिए थे। कितना आसान है इसे निकालना। चर्चा बहस कहाँ हो रही है? समूह में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो क्या है कि प्रश्न है कि वैगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं के द्वारा समर्पित होती है क्या मनोवैज्ञानिक उपकरण। देखिए प्रश्न में साफ लिखा हुआ मानसिक, मेंटल, और मेंटल कहाँ से आती है? मनोविज्ञान से, है ना। कहता है मेंटल हो गया, चीट हो गया, पागल हो गया, तो कहाँ से है? दिमाग से होता है पागल। आदमी टांग से पागल कभी हुआ है क्या? दांत से पागल हो, हाथ से पागल हो? नहीं। आदमी कहाँ से पागल होता है? दिमाग से पागल होता है। तो जब दिमाग की बात या मानसिक मतलब क्या होता है? खोपड़ी, भेजा, दिमाग। ये मनोविज्ञान की बात कहाँ होती है? दिमाग, है ना। साइकोलॉजी ये है और ये साइकोलॉजी है, दोनों मिल गया, मैच खा गया। इसका आंसर क्या होगा? ए। कितना आसान है, हमेशा कहते हैं बहुत आसान है पास करना, CDP तो हलवा है, हलवा, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ नहीं है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार, चलिए ये जो है ना, ये जो भाई साहब हैं कट्टर बना, ये देते बहुबुद्धि सिद्धांत, है ना, बहुबुद्धि सिद्धांत, है ना। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावना मतलब दूसरों की फीलिंग्स, है ना, कहता हमको उससे मोहब्बत हो गया, हमको उससे प्यार हो गया, राहुल बाकी करिए, मर जाएंगे उसके बिना, है ना। लड़की से प्यार हो जाता है तो क्या है? उस लड़की के प्रति भावनाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, है राहुल बा, ठीक है ना। देखिए कितना हंस रहा है, बकललवा हंस रहा है ना। आइए क्या कर रखा है? जूली के मोहब्बत में पड़ गया है। देखिए जूली भी हंस रही है ना, है ना। ये भी खुश है, ये भी खुश है। इसकी भावना को क्या है, ये समझ रहा है। कौन समझ रहा है? राहुल बा समझ रहा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 1 से अधिक आदमी है ना, दो आदमी है, ठीक है। तो ये राहुल क्या कर रहा है? जो राहुल है बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है ये, इसलिए ऐसा बता रहे हैं। जो राहुल है वो जूली की भावनाओं को समझ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो दूसरों की भावनाओं को समझे,
मनोदशाओं और भावनाओं को समझे, इरादों को समझे, अच्छी तरह समझ पाते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है। बड़ा सिंपल आंसर है, देखिए एक शब्द में आंसर, इसका आंसर क्या होगा अभी बताएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए देखिए, जब भी बात आए दूसरों या दूसरा लोग, फलनमा की बात आए तो इसे कहते हैं अंतर व्यक्ति, क्या बोलते हैं, अंतर व्यक्तिक, है ना। अगर यहाँ पे आए खुद की, स्वयं की, खुद की, है ना, स्वयं की, तो ये हो जाता है अंतरा व्यक्ति। क्या हो जाता है भैया, अंतरा वैयक्तिक, है ना। कितना आसान है। तो देखिए ये रोलबा, इसके मन में क्या चल रहा था, जूली का मोहब्बत, जूली के प्रति इसके अंदर फीलिंग्स है, ठीक है। तो क्या हो, यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हुआ अंतर्वैयक्तिक, इनके अंदर अंतर्वैयक्तिक विचार है ना। साफ पहला ऑप्शन ए होगा अंतर्वैयक्तिक, जो दूसरों के लिए या दूसरों की भावनाओं को समझे वो अंतर्वैयक्तिक है, और जो अपनी भावनाओं समझे वो अंतरावैयक्तिक है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट, लेव वैगोत्स्की के विचारों के अनुसार, फिर वही आ गया, क्या करें। लेव वैगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। लेव वैगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन, जो नीचे लिखा हुआ कथन इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं। भाषा, यानी क्या, भाषा और संज्ञान, ध्यान दीजिएगा। जो जीन पियाजे है, जीन पियाजे, वो क्या, जीन पे चचा कहते हैं कि संज्ञान होगा तभी भाषा की पकड़ होगी, संज्ञान से भाषा होगा। लेकिन ये भाई साहब क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है जी, वैगोत्स्की, लेव वैगोत्स्की क्या बोलते हैं, वैगोत्स्की क्या बोलते हैं, ये कहते हैं नहीं भैया उल्टा बात, पहले भाषा अगर सीख गया तो ज्ञान तो बढ़ ही जाएगा, संज्ञान, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, भाषा की, भाषा और संज्ञान, ठीक है। अगर भाषा आपको आ रही है, आप भाषा को समझ रहे हैं, संप्रेषण हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली कि आप जो है, आपका संज्ञान, आपका मस्तिष्क स्कीमा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। अभिज्ञान आप में आएगी, आप खुद से ही चीज़ों को समझ पाएंगे, अवधारणाएं बनेगी। चलिए, तो सही रूप से दर्शाता है क्या, भाषा के विचारों के स्वनियमन में कोई भूमिका नहीं। ये तो पहले नहीं है तो गलती हो गया। दर्शाता है, पूछ रहा है, पॉजिटिव बात पूछ रहा है। बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्मकेंद्रिता को दर्शाती हैं, ये कुछ हद तक सही लग रहा है। बच्चों की निजी वाक्य उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाता है, बिल्कुल सही बात। जब भाषा की बात हो रही है और संज्ञान की बात हो रही है, यहाँ देखिए बच्चों की निजी वाक्य है ना, अगर मन में कुछ सोचेगा बच्चा, कुछ बोलेगा, उसका पर्सनल कोई वर्ड है, कुछ ऐसा संप्रेषण कर रहा है, बातचीत कर रहा है, कुछ बच्चा बोल रहा है, तो क्या होगा, जो बच्चा बोल रहा है इसका मतलब वो पहले सोच रहा है तभी तो बोल रहा है ना, ठीक है ना। क्या इसका मतलब क्या होगा, उसके दिमाग में, उसके ज्ञान में वो चीज़ है। जब ज्ञान में तभी तो वो बोल पा रहा है, तो इसलिए क्या होगा, वाक मतलब बोलना उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर, है ना, सब दिमाग से चल रहा है, आंतरिक स्तर को दर्शाती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आप। नेक्स्ट है, लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में, यह कथन क्या दर्शाता है। हाँ, सिंगिंग तो हमको भी आता है भाई साहब। लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़की जो होती है गायन में अच्छा होता है ना। याद आ गया, कहता है अरे रेनू तुम ले लो साइंस, तो दिखती है कि अरे साइंस ले, हम तो फेल कर जाएंगे। तो क्या होता है, कहावत है, हल्लुक मट बिलाय पर है, समझे। तो आसान काम लड़कियां करती है, ऐसा रूढ़िवादिता है, समाज ऐसा मानता आ रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा है, ठीक है। लड़कियां सोचती है कि बहुत जो इजी वर्क है हमें मिल जाए, हम कर लेंगे, बात खत्म। लड़के क्या होते हैं, डिफिकल्ट काम करने के लिए तत्पर रहते हैं तकरीबन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा जबकि समाज में दोनों ही बात है, लेकिन हम पॉजिटिव सोचेंगे तो ये समाज की ही बात है, ठीक है ना। जेंडर समता बिल्कुल नहीं होगा, अनुरूपता बिल्कुल नहीं होगा, जेंडर अस्मिता बिल्कुल भी नहीं होगा, जेंडर रूढ़िवादिता, यह एक जेंडर या लिंग के प्रति गलत अवधारणाएं हैं, गलत सोच है ना, जो परंपरागत शुरू से समय से चले आ रहा है। लड़की जो है चील चुका कर ज़्यादा उछले काम नहीं है, ज़्यादा उछलना नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ लो,
बस ससुराल जाओ, खाना वाना बना, चूल्हे चौका करो, बात खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जबकि क्या समाज, हमारा समाज ये चीज़ कहता है, जबकि नैतिकता क्या कहती है कि दोनों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये रूढ़िवाद होती है, गलत तर्क होता है ये समाज में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, आना ही आना है। ठीक है, एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता, विविधता का मतलब होता है अनेक, है ना, या भिन्न भिन्न। क्या होता है? भिन्न भिन्न। ठीक है, भिन्न भिन्न। आप एक कक्षा विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक, ये किसने दिया था भाई साहब? ये भाई साहब दिए थे वाइगोत्स्की। कौन? लेव वाइगोत्स्की, है ना, वाइगोत्स्की दिया था, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की दिया था, मतलब लेव वाइगोत्स्की दिया था। किसने? सामाजिक संस्कृति सिद्धांत दिया था। संदर्भ में, मसला मतलब क्या होता है? के बारे में। ठीक है, के बारे में। ठीक है, परिप्रेक्ष्य में विविधता, अनेकानेक। विविधता को विद्यार्थियों को उनके संदर्भ के आधार पर समूहों में बांटकर परिवेशन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा सा सही लग रहा है। बी को अनदेखा करना चाहिए नहीं, विविधता को अनदेखा करना चाहिए नहीं, गलत बात है। अगर बच्चे में डाइवर्सिटी है, वो चीज़ों को बहुत तरह से सोच सकता है, कर सकता है, तो अच्छी बात है ना। या अनदेखा कैसे कर देंगे? गलत है। ठीक है ना, सीम चलते हैं। को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल। बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। सी होगा इसका। क्या है? हाँ, बच्चों को क्या होना चाहिए? जो विविधता होती है, जो अनेक भिन्नताएं होती है, अवधारणाओं में भिन्नताएं सकती है। या तरह तरह की बातें, तरह तरह की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट, संप्रदाय जो होती है, बच्चों को होना चाहिए। ऐसा गुण बच्चे में होना चाहिए ताकि बच्चा समस्याओं का समाधान एक स्तर से नहीं, कई स्तरों से कर पाए। ठीक है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, सही चीज़ है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को जिनमें शामिल है प्रस्तुत करने चाहिए। देखिए, आप समझिए, यहाँ लिखा हुआ है अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। ठीक है ना, इसको समझते हैं पहले। ठीक है, समालोचनात्मक का मतलब क्या होता है? वो मुश्किलात समझिए, वो मुश्किल चिंतन, वो डिफिकल्ट थिंकिंग या वो मुश्किल कार्य। ठीक है ना, क्या करेंगे? इसको समझेंगे, वो मुश्किलात है ना, मुश्किल कार्य या थिंकिंग, कार्य या चिंतन, समालोचनात्मक चिंता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम अभी कह दे आपसे, करे बउआ तुम्हें काम करो, जाओ, दिल्ली में बहुत कचरा है, तो उसको साफ करने का कोई तरीका बताओ मुझे, तो बच्चा क्या करेगा? तत्काल सोच पाएगा? बहुत सोचेगा, अपने स्कीमे का, अपना भेजा का, पर दिमाग का बहुत उपयोग करेगा, तब जाकर उसे ना कोई आंसर मिलेगा। इसलिए क्या होता है, जो समालोचनात्मक चिंतन होता है वो डिफिकल्ट होता है, मुश्किलात होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ अपसारी चिंतन और यहाँ लिखा हुआ अभिसारी चिंतन। अपसारी का मतलब क्या होता है भैया? अपसारी का मतलब होता है, देखिए, मान लीजिए कि आप में सोचने की क्षमता जो है बहुआयामी है। ठीक है ना, बहुविचारिक है। ठीक है ना, मान लीजिए कि आप किसी समस्या को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, कई तरह से सोच सकते हैं और उस समस्या का निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। यानी कि एक समस्या को हल करने के लिए कई तरह से सोचा जाए, यानी कि वृहद सोच, बड़ा सोच, है ना, कई तरह की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट दिमाग में लाया जाए, तो वो क्या है? अपसारी चिंतन है। इसका रिवर्स, इसका उल्टा क्या होता है? अभिसारी। अभिसारी क्या होता है? अभिसारी चिंतन क्या होता है? ये क्या होता है? आप सिर्फ एक ही तरह से समस्या को सोच पाते हैं। ठीक है ना, एक ही तरह से समस्या को सोच पाते हैं, बस एक केंद्र में रहेंगे। ठीक है, दिमाग लगाएंगे ही नहीं। ठीक है, बस एक ही सोचेंगे, एक ही प्रकार से सोचेंगे, एक ही प्रकार से आप समस्याओं को, चीज़ों को सोचेंगे। वो क्या है? अभिसारी है। अगर आप चीज़ों को कई तरह से, कई प्रकार से सोचते हैं, तो वो क्या है? अपसारी है। तो यहाँ पर वही बात है, आपको कोई ऐसा काम दिया जाए जो बहुत मुश्किल है, हम ये ऐसा कहेंगे आपसे
कि रे राहुल जाओ आसमान से चांद तोड़ के लाओ, ठीक है, राहुल कर पाएगा? नहीं। वो इतना सोचेगा ना करने के लिए, इसका जवाब नहीं है। बहुत सोचेगा कैसे करें कैसे करें, सीढ़ी बना ले क्या, सिर्फ चल के चांद तोड़ लाते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, अपने दिमाग का बहुत गहरा एक नहीं कई तरह से सोचेगा, अब सारी चिंतन करेगा। मुक्तोत्तर प्रश्न, खुले अंत वाले मुक्तोत्तर प्रश्न, अब सारे चिंतन। और ये क्या है, खुले अंत वाले मुक्तोत्तर प्रश्न क्या है कि जाओ दिल्ली में बहुत कचरा है, पटना में बहुत कचरा है, साफ करके आओ, ठीक है ना। क्या तुम साफ कर पाओगे? क्या दिल्ली का कचरा तुम साफ कर पाओगे? ये हुआ खुले अंत वाले मुक्तोत्तर प्रश्न। वो प्रश्न जो बहुत ही मुश्किल है, इसे करना, इसमें अमल करना, इस पे आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट बस तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आंसर सही होगा इसका ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? किस प्रकार किया जाना चाहिए? मानकीकृत परीक्षणों के समूह का उपयोग करके? बिल्कुल नहीं। एक जब भी मानकीकृत आए तभी बात समझ, बात यहाँ पे गड़बड़ है, गलत है, ठीक है ना। मानकीकृत परीक्षणों का या के समूह का उपयोग करके? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। एक विशेष शिक्षक द्वारा, न कि एक सामान्य शिक्षक द्वारा? बिल्कुल भी नहीं जी, ये भी गलत बात है। नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ। हाँ, रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? केवल सत्र की शुरुआत और अंत में ही करना? अरे गलत, ये भी गलत है। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ, ठीक है। अगर कोई शिक्षक बच्चे के साथ अधिगम करता है, बच्चे को सिखाता है, लर्निंग में है, तो क्या होगा वहाँ पे? क्या होगा वहाँ पे? ZPD क्रिएट होगा, ZPD होगा, जोनल प्रॉक्सिमेट डेवलपमेंट होगा। यानी कि किसी की सहायता से आप पढ़ते हैं तो आप में क्या है कि आपका जो अधिगम होगा वो काफ़ी क्रिएटिव होगा, वो काफ़ी रचनात्मक होगा, यूनिक होगा, ठीक है। सहायता से पढ़ना अधिक प्रभावशाली होता है, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ पढ़ना रचनात्मक अधिगम है या आकलन है, ठीक है। समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सके, यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? देखिए, समावेशी शिक्षा है ना, सबके साथ अनुसार सभी यानी कि विद्यार्थी एक नहीं है, एक से अधिक विद्यार्थी की बात हो रही है। अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सके यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? देखिए, ये पहला बात है समता। ऑप्शन ये देखिए, समता मतलब क्या? आपको लग रहा होगा समता मतलब क्या होता है? समानता, है ना। समता मतलब समानता या एक रूपता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ समानता लिखा हुआ पहले से, तो समानता मतलब क्या हुआ? देखिए, समानता मतलब साफ होता है भैया कि समानता मतलब एक जैसा, है ना, एक जैसा समान, ठीक है ना, एक जैसा प्रक्रिया समान, ठीक है। समता मतलब क्या होता है? समता का मतलब यह होता है विशेष व्यक्ति पर डिपेंड करता है। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए जो ये है समावेशी शिक्षा है, वो क्या कहता है? समता। हो सकता है किसी व्यक्ति में कोई अवगुण हो, या हो सकता है कोई व्यक्ति अधिगम के लिए, शिक्षण के लिए, और उसका फिजिकल जो है, उसका बॉडी जो है, शारीरिक संरचना जो हो वो पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना। व्यक्ति विशेष की बात होती है, ठीक है ना। समता मतलब क्या होता है? व्यक्ति विशेष या प्रत्येक व्यक्ति की हर एक व्यक्ति की प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता होती है, सीखने की क्षमता होती है, वो अलग अलग होती है, ठीक है। विचार भी अलग अलग होते हैं। अगर सबका विचार एक है समानता, अगर विचार में भिन्नता है या सीखने में भिन्नता है तो समता, ठीक है ना। वही कहता है वही कह रहा है कि समावेशी शिक्षा, ये इसका कहना है कि बच्चा चाहे कमजोर हो, चाहे बच्चा स्ट्रांग हो, मजबूत हो, ठीक है, शिक्षा सबको साथ देना चाहिए। समावेशी शिक्षा ये कहती है एक साथ सबको शिक्षा देना, एक साथ अधिगम, एक साथ अधिगम, एक साथ अधिगम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? समता की बात हो रही है और समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये बात है कि एक क्लास में, एक वर्ग में या क्लास में
भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे हो सकते हैं या होते भी हैं, भिन्न भिन्न विचार के, है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न विचार के, भिन्न भिन्न मानसिक क्षमताओं वाले, भिन्न भिन्न शारीरिक क्षमताओं वाले बच्चे हो सकते हैं। इसलिए सबको समान रूप से अगर उनकी कमजोरी को समझते हुए उनका विकास करना है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है ना, सभी विद्यार्थियों में आंसर क्या होगा? समता। प्रश्न है गति समन्वय। समन्वय का मतलब क्या होता है भैया? हम फिर बोलते हैं बार बार, अगर आपको शब्द का अर्थ पता नहीं हुआ तो आप पास नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। चैलेंज दे रहा हूँ, शब्द का मीनिंग पता ही नहीं होगा, बस पढ़ लेंगे। हाँ, गति समन्वय। समन्वय मतलब क्या? मतलब क्या भैया, क्या समन्वय? देखिए इसका मतलब होता है तालमेल। क्या होता है? तालमेल, है ना। अब इसको ऐसे पढ़िए, अब इसको मत ऐसे मत पढ़िए, डिफिकल्ट वर्ड है, ठीक है। इसको ऐसे पढ़िए, गति तालमेल। वैकल्य मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम या विकार। क्या होता है? विकार या क्या होता है? प्रॉब्लम। जिस बच्चे में गति का तालमेल नहीं हो पाता, यानी कि गति संबंधित विकार है, वैकल्य है, प्रॉब्लम्स है, प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है, क्या हो जाएगा? गति कहाँ से आएगी? मानसिक गति, शारीरिक गति, है ना। क्या हो सकता है? सोचिए ऐसा, पाठ है विषय वस्तुओं को पढ़ने में नहीं, या पढ़ने से नहीं, तथ्यों को याद करने से नहीं। यहाँ गति की बात हो रहा है। जब भी गति की बात है, इसका मतलब शारीरिक की बात हो रही है, इसका मतलब क्षमता की बात हो रही है, इसका मतलब ताकत की बात हो रही है ना। शारीरिक गति की बात हो रही है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? शरीर अंगों के समन्वय से, तालमेल से। समन्वय में मतलब क्या होता है? तालमेल से, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर। तो तालमेल का मतलब क्या होता है? समन्वय। देखिए गति का मतलब क्या होता है? शारीरिक होता है, ठीक है ना। तो अगर किसी को गति प्रॉब्लम है, गति में तालमेल, अगर दौड़ता है वो तालमेल नहीं बैठा पाता है। किसी बच्चे क्या होता है, देखिए उसका पैर छोटा होगा, एक बड़ा होगा, जब दौड़ेगा लड़का गिर जाएगा बार बार, ठीक है। तो क्या होगा? इसका मतलब क्या? बच्चे विकार है, उसका पैर का विकार है, और क्या हो रहा है? वो गति नहीं कर पा रहा, दौड़ नहीं पा रहा है। तो क्या इसका मतलब? उसको प्रॉब्लम है दौड़ने में। तो दौड़ता कैसे आदमी? शारीरिक, उसको शारीरिक होता है ना, बॉडी होता है ना, बॉडी, तभी तो हम दौड़ पा रहे हैं ना, ठीक है। शरीर है तभी दौड़ पा रहे हैं हम। तो शारीरिक अंगों के समन्वय से, तालमेल अगर नहीं बैठेगा तो क्या होगा? वो लड़खड़ा गिर जाएगा। इसलिए सही आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी कथन है, सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, जब भी विविध प्रकार का बात हो रहा है, मतलब एक से अधिक उपकरण की बात हो रही है। समावेशन अगर नहीं हो पा रहा है, बच्चा सीख पा रहा है, कोई बच्चा सीख नहीं पा रहा है, ठीक है। जो बच्चा जल्दी सीख पा रहा है उसको अलग कर रहे हैं, जो बच्चा कम सीख पा रहा है उसको अलग कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको साथ लेकर सिखाना है, सबको साथ लेकर चलना है, ठीक है। समावेशन तभी होगा। सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एकदम राइट, करना चाहिए। एक तरीका अपने पास नहीं है, हम अधिगम के लिए शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों के साथ एक से अधिक तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सही है। इसका देखिए लॉजिक क्या है, तर्क क्या है इसका। समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चों तो शामिल है, परंतु इसमें भावात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं है। गलत, ये बात गलत है, ठीक है ना। दोनों शामिल है भैया। जिसका पैर खराब जो लग रहा है, उसको क्या उसके अंदर भावनाएं नहीं होती, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती? बिल्कुल होती है। उसके अंदर भी संवेग होता है, भावना होती है, फीलिंग्स होती है, इमोशंस होता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या होता है? भावना होती है, और माने वो अक्षमता है, अंधा है, बहरा है, लंगड़ा लूला है, तो उसके पास दिमाग नहीं है, उसको भावनाएं नहीं है, उसके पास ही भावनाएं हैं, ठीक है। चलिए, तो ए बिल्कुल सही है और ए इसका तर्क गलत है, ठीक है ना। क्या होगा? ए सही है लेकिन आर गलत है, सी आंसर होगा। यदि ऑटिज्म मतलब क्या होता है भैया बताइए? कोई तो सा होगा वीर पुरुष जो बताएगा ऑटिज्म से मतलब क्या होता। ऑटिज्म है ना, ऑटिज्म का मतलब होता स्वलीनता है ना। कहता है भगवा है, अपने भगवा जाता है, भर दिन भीतर गुंडा है, खाली से मुंह मार के पढ़ते रहता है, कुछ करते रहता है नहीं। अब वो मुंह मार के भगवा है, पढ़ रहा है, फिर अपना फुर्ती वो नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भोंदू है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब ये भी होता है, और ये हो सकता है, अक्सर होता है, और उसका दिमाग बहुत गहरा है, दिमाग बहुत तेज है, ठीक है।
अगर कोई बच्चा स्वाधीनता का शिकार है, ऑटिज्म का शिकार है, यदि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्रायः किससे अच्छे होते हैं, किससे अच्छे होंगे, है ना। देखिए, जो स्वाधीनता विकार जिस बच्चे को स्वाधीनता का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, क्या कहते हैं, केंद्रीयता कहते हैं, सेंट्रलाइज कहते हैं, केंद्रीयता, अपने आप में ही काम करना, गुमसुम रहना, ठीक है ना, अपने आप से ही जो सो करना, ठीक है ना, वो बच्चे ऑटिज्म का शिकार होते हैं। या एक तंत्रिका प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, न्यूरो प्रॉब्लम होती है, ब्रेन प्रॉब्लम होती है। बट ये प्रॉब्लम कभी कभी क्या होता है, ये उस बच्चे को दूसरों बच्चे से बिल्कुल अलग बनाती है, बहुत स्ट्रांग बनाती है, मेंटल स्ट्रांग बनाती है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, लंबे समय तक आँख से संपर्क बनाए रखने में किस में अच्छे होते हैं, किस में अच्छा होता है। भैया वो तो स्वाधीनता का शिकार है, मुंह में मुंह मिलेगा, आँख में आँख मिलेगा करेगा, आप उसे देखिएगा, कुछ पूछेगा, ऐसे कर लेगा, ऐसे कर लेगा, ऐसे कर लेगा, तो आँख कहाँ मिला रहा, आँख का संपर्क कहाँ कर रहा है, गलत हो गया। अपरिचितों के साथ संप्रेषण नहीं, वो पहले बात लोग से बात नहीं करता है, अपने गुमसुम रहता है, ठीक है, तो अपरिचित से कैसे बात कर लेगा, गलत है। तीसरा है 10 दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तनों के प्रति समंजन नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। चौथा है विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में बहुत सही। उसने पूछा है कि ऐसे बच्चे जो स्वाधीनता का शिकार है वो किस चीज़ों में सक्षम हो सकते हैं, किस चीज़ में एबल है, ठीक है ना। तो विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में, अगर कोई बच्चा स्वाधीनता का शिकार है, कुछ नहीं बोलता, अपने आप पढ़ते रहता है, मनगुमा की तरह, मनगुमा है ना, भैंसा मनगुमा है, बकलोल है, ठीक है, तो आप समझ जाइए, अगर वो बच्चे की रुचि अगर हिंदी में है, ठीक है, बच्चे की रुचि अगर हिंदी में है, भौतिकी में है, किसी खास विषय में है, तो भैया वो विषय को चूस जाएगा, है ना, उस विषय को घोर के पी जाएगा और उस विषय में पारंगत रहेगा, उसका दिमाग स्थिर रहता है, बहुत तेज चलता है, ठीक है ना। यह एक विकार है, बट देखा ये पॉजिटिव चीज़ है, फायदा ही फायदा होता है, ठीक है। रचनात्मक बच्चों की पहचान करने की एक विशेषता यह है कि वह क्या होगा, वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, बहुत सही है। जिस बच्चे में क्रिएटिविटी होगी वो क्या होगा, सामान्य बच्चे से हटके सोचेगा, प्रॉब्लम को हटके सॉल्व करेगा। ऐसा नहीं कि भीड़ चाल में तुम क्या दिया आंसर रे, हम भी आंसर देंगे, ऐसा नहीं है। वो बच्चा क्या करेगा, अच्छा इसका आंसर ऐसे क्या, इससे अच्छा आंसर दे सकते हैं हम, ठीक है, और उसी प्रश्न का तो वो बेस्ट आंसर देगा, किसी भी चीज़ को बेस्ट तरीके से करेगा अपने जीवन में, ठीक है ना। जो बच्चे रचनात्मक होते हैं, जैसे कि हमको देख लीजिए, हम भी हैं, ठीक है, रचनात्मक बच्चे होते हैं, वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, बिल्कुल सही बात है, वो हल्का डिफरेंट काम करेगा, ठीक है। बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम से की और होना चाहिए। सम्मुख का मतलब होता है सामने, क्या होता है, सामने, बड़ा इजी वर्ड है, सामने। अभी बताइए, जब बच्चे का जन्म होता है तो पहले क्या होता है, तो वो कैसे काम करता है, वो चीज़ें कैसे कहता है, कैसे कहता है, मम्मी मुझे भूख लगी, नहीं कहता, वो क्या करता है, अपने हाथों से, अपने नाकों से रो करके किसी तरह से व्यक्त करता है कि हमको भूख लगा है, खाना दीजिए, ठीक है ना। फिर क्या करता है वो, धीरे जब बड़ा होता है तो क्या करता है, वो चादर खींचता है, कुछ चीज़ें उठा लेगा, कुछ पकड़ लेगा, ठीक है, उंगली पकड़ लेगा, ठीक है, फिर और बड़ा होगा तो गुड़केगा, ठीक है, फिर और बड़ा होगा तो दौड़ेगा, फानेगा, कूदेगा। ये क्या हो रहा है, बच्चे सामान्य से क्या हो रहा है, बच्चे क्या हो रहा है, सामान्य से विशेष की ओर जा रहे हैं, सामान्य से विशेष, है ना, सामान्य से विशेष की ओर जा रहे हैं, ठीक है, बच्चे सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट। एक क्रम क्या होगा, पहले नॉर्मल रहेगा, फिर धीरे धीरे बच्चे एडवांस हो जाएगा, बच्चे का बुद्धि संज्ञान एडवांस हो जाएगा, सामान्य से नॉर्मल से विशिष्ट हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, बी। प्रश्न है, एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी पूछ रहा है। रूपांतरण का सृजन तो अपने आप में पॉजिटिव वर्ड, अच्छी बात है, ये सही है, सही बात है, रूपांतरण का सृजन सही बात है, सृजन का मतलब पॉजिटिव है। यहाँ पर पहले की जानकारी को नए प्रश्न के लिए प्रयुक्त करना, आपके पास दिमाग में कोई तथ्य है, कोई फैक्ट है, कोई जानकारी है, उसका उपयोग कर सकते हैं नई जानकारी को पाने के लिए, तो बात सही है, अच्छी बात है। अब तीसरा है उप अवधारणाओं के मध्य संबंध को कार्यान्वित करना, ये भी सही बात है। आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसको बड़ा करना, समझना, उससे तालमेल बना के समस्याओं का हल करना, ये सही बात है। अब देखिए, अप्रासंगिक
जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमिलित करना ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अप्रासंगिक का मतलब होता है वो बातें जो उस प्रसंग से, जो सब्जेक्ट से, उस विषय वस्तु से ताल्लुकात नहीं रखता, वो होता अप्रासंगिक। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, टॉपिक है कविता का, आप पढ़ लेंगे कहानी नहीं ना, तो जो टॉपिक कविता का तो कविता ही सीखेंगे ना, तो ये वो क्या हो जाएगा, अप्रासंगिक हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव बात ही पूछा, नहीं पूछ रहा था, नहीं होना चाहिए, और अप्रासंगिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अभी कथन है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। रे बबुआ, रे बउआ, ऐ लड़की पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, शिक्षक कहता है ना, इस तरह से चिंतन करो, इस तरह से सोचो, है ना, कि कैसा एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए भैया, तो पढ़ेगा कैसे विद्यार्थी, करना चाहिए, रमा करना चाहिए, करना चाहिए, ये करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अधिसंज्ञान, ये 22 पर थे क्या, ठीक घसक गया था अपने आप, अभी ऑटोमेटिक यहाँ आ गया, ये सेलेक्ट में आ गया, ये प्रश्न है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, हाँ जी हाँ करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो क्या वो सीखेगा, विकास नहीं होगा। ठीक है, नहीं सीख पाएगा। इसीलिए शिक्षक को चाहिए बच्चों में जोश भरे, अरे पढ़ो रे, पढ़ो पकड़ो, नहीं तो फेल कर जाएगा, पढ़ोगे ना तो नवाब बन जाओगे, पढ़ोगे डीएसपी बन जाएगा, है ना, राज करेगा, ये बातें तो उसे प्रोत्साहित करनी चाहिए, हतोत्साहित नहीं करनी चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करनी चाहिए। सही बात है। अधिसंज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है। सही विकल्प, बिल्कुल सही बात है, करता है। आपका ज्ञान, आपका स्किल्स के दूसरे ज्ञान को पाने के लिए सहयोगी होता है और विकास करता है। सही बात है, इसलिए ये वार दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। प्रश्न है, करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवाचारी समाधानों को सुझाता है। या किस तरह के चिंतन का उदाहरण है। वाह ग्रेट। देखिए, नवाचार का मतलब होता है नया, नवीन, क्या होता है, या फिर नवीन होता है। क्या होता है भैया, नवीन। जीवन में नवाचार नहीं हो तो मजा नहीं आएगा। कहता है कि हो बैठे बैठे घर में बोर हो रहे हैं, दिमाग छठिया गया है, ठीक है, चलो फला से घूम के आते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, अनुभव में नया नवाचार हुआ। ठीक है, कुछ नवाचार हो गया, कुछ जीवन में नया चीज़ आ गया, कुछ नया चीज़ देखने के लिए मिला, सुनने के लिए मिला, नवीन हुआ, वही नवाचार। ठीक है, तो क्या होता है, जो करण है हमेशा किसी भी समस्या को नई तरीके से सोचता है और उसका हल करता है। किस तरह के चिंतन का उदाहरण है, मैंने बताया था, अपसारी चिंतन, है ना, अपसारी चिंतन। अभिसारी, देखिए अभिसारी का मतलब होता है किसी कार्य या किसी समस्या को एक ही तरह से सोचना, है ना। किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो क्या करता है, एक तरह का आंसर देता है बार बार, तो वो क्या होगा, एक प्रश्न का आंसर आप बार बार एक ही प्रकार से देंगे, इसका मतलब आप अभिसारी हैं। आपकी सोच ना आगे नहीं बढ़ पा रही है, आपकी सोच में नवाचार नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ऐसे अपसारी चिंतन है, आपकी सोच में नवाचार हो रहा है, आप चीज़ों को, समस्याओं को कई अवधारणाओं से, कई तरीकों से सोच कर, समझ कर उसका हल ढूंढ लेते हैं। ये क्या हुआ, यानी कि आप नई नई अवधारणाएं सोचते हैं, नवाचार करते हैं, अपने मन में करते हैं, नया नया थॉट लाते हैं। ठीक है, उसी कहते हैं अपसारी सोच या चिंतन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना होता है। क्या होता है, सीखना, है ना। अधिगम मतलब होता है सीखना, अधिगम मतलब सीखना, प्रभावशाली तरीके से सीखना और अर्थपूर्ण हो। भैया हम सीखेंगे उसका कोई फायदा नहीं हो, वो अर्थपूर्ण नहीं हो, ठीक है, तो क्या हुआ, अधिगम तो बेकार हो जाएगा ना, मीनिंग ही नहीं, उसका कोई अर्थ ही निकल आए जीवन में, तो बेकार है ना। ठीक है, तो प्रभावशाली, अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या हो सकता है। विद्यालयों में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर
के जीवन के बीच संबंध स्थापित करना, वाह बड़ा अच्छा लग रहा है। विषय सामग्री को इस प्रकार से प्रस्तुत करना जिससे कि विद्यार्थी उस ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करने का प्रयास नहीं न करे। कैसे हो गया? गलत, ये गलत बात है, करना चाहिए। अवधारणाओं को इस तरीके से पढ़ना जिससे कि विभिन्न उप अवधारणाओं में संबंध स्थापित न, फिर न आ गया, गलत हो गया। ज्ञान, क्वेश्चन पॉजिटिव है, ऑप्शन नेगेटिव है तो काट दीजिए उसको, गलत। ज्ञान के दोहराव पर बल देना चाहिए और समझ के लिए उत्कंठा को कम से कम करना चाहिए। कम से कम जो ज्ञान आप उसको दोहराएंगे बार बार, राइट, आप उस ज्ञान से ऊपर जाइए, ठीक है। ज्ञान का ज्ञान अनंत है, विस्तार है पूरा, ठीक है ना। तो ये क्या, ये भी गलत है, कम नहीं करना चाहिए। कम करना, न करना भी नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा तब? ए इज द राइट आंसर। विद्यालयों में हो रहे अधिगम और विद्यालयों के बाहर के जीवन के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए, ठीक है ना। अभी डिस्कवरी IAS अकेडमी में, अभी डिस्कवरी IAS अकेडमी में तैयारी होता है, BPSC का, UPSC का, सभी एग्जाम का तैयारी होता है। और एक विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आ रहा है, एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई विद्यार्थी है पढ़ने आ रहा है, उसे क्या करेंगे हम? जब उसे कुछ भी समझाएंगे, बताएंगे तो क्या करेंगे हम? उनके जीवन में, उनके बाहरी जीवन से उसको जोड़ेंगे, ताल्लुकात बिठाएंगे, तालमेल बिठाएंगे, समन्वय में बिठाएंगे, कोरिलेट करेंगे तो क्या होगा? उनको चीज़ ज़्यादा समझ आएगा, उनको चीज़ उसी तरह समझ आएगा जिस तरह से वो आम जीवन में देख रहा है, अपने दिनचर्या में देख रहा है। तो ये हर शिक्षक का कर्तव्य है, सोचना भी चाहिए कि बच्चे का अधिगम ऐसा हो कि उसके जीवन से संबंधित हो, ठीक है। डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर के बारे में अच्छी अच्छी बात कीजिए, है ना, उसकी प्रेरणा दीजिए तो खूब सीखेगा, मजे सीखेगा। तो ये क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। कक्षा के परिवेश, शिक्षण शास्त्रीय परिविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वे विद्यार्थियों में गलत है, विद्यार्थियों के उन्नयन को सुनिश्चित कर सके। मैं फिर से कहता हूँ, शब्द का अर्थ बताने वाला तो अब से कुछ नहीं होगा भैया, राम राम, घर चले जाओ, बस पढ़ना बेकार है। देखिए यहाँ लिखा उन्नयन, उन्नयन का मतलब क्या होता है? ऊपर उठना, ऊपर की ओर। क्या होता है? ऊपर की ओर उन्नयन, ठीक है ना, ऊपर की ओर, ठीक है ना। उन्नयन क्या? ऊपर की ओर। और उठना क्या होता है? उठना, ऊपर की ओर। जीवन में उठ जाओ रे बुरुबक, बकलेल सोते रहता है, कुछ अपने जीवन का उन्नयन कर लो, ऊपर उठ जाओ, थोड़ा सा बड़ा बड़ा अवसर देखो कैसे बन जाता है, बिना सोए एकदम खूब पढ़ता रहता है। क्या कर रहा है वो? जीवन को, अपने जीवन में उन्नयन कर रहा हो, अपने जीवन को ऊपर ले जा रहा है, सामान्य से विशेष की ओर ले जा रहा है अपने जीवन को, ठीक है। वो क्या होता है? ऊपर उठना। तो उन्नयन को सुनिश्चित कर सके क्या? अरुचि, अरुचि मतलब क्या? इंटरेस्ट नहीं हो, गलत। अगर किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या काम आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, आप विकास नहीं कर पाएंगे। प्रतियोगिता बिल्कुल भी नहीं। कंठस्थीकरण, ये तो सबसे बड़ा नेगेटिव ऑप्शंस है, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। बहुत बेकार ऑप्शंस है। इसका आंसर क्या होगा? जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? इच्छा है, इच्छा। आपकी इच्छा होगी तभी तो आप किसी काम को एफिशिएंसी के साथ कर पाएंगे और आप ऊपर उठ पाएंगे, ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है? ये नेगेटिव है, ध्यान नहीं है, नेगेटिव बात है, नहीं पूछना नहीं है, ठीक है। त्रुटियों में प्रतिरूपों की खोज करना अच्छी बात है भैया, दिक्कत कहाँ हो गया दिखाओ हमको, हम सॉल्व कर देंगे, ये तो अच्छी बात है। ऑप्शन बी, अधिगम में, सीखने में कमियों के बारे में जानना जिनके कारण त्रुटियां होती है, अच्छी बात है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारने के लिए सहयोग करना, अच्छी बात है। विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना है जी। तुम्हारा आंसर गलती हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे? मास्टर है बखला, मास्टर क्या बोलेगा? है सर देखिए ये तो गलती हो गया, हम क्या बोले? हाँ चलो इसका आंसर यही होगा, जाओ। शिक्षक को चाहिए कि नहीं बताए कि इसका आंसर ये कैसे हुआ, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि बिना बताए, बिना सही किए भगा देंगे उसको, नहीं गलत बात है, हम उसे बताएंगे। तो यही क्या है? नेगेटिव वर्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा? आंसर इज डी। नेगेटिव से मेल खा गया, डी हो जाएगा। प्रश्न है, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करना चाहिए।
इंस्पायर करना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि पढ़ने के कितने फ़ायदे होते हैं, शिक्षा के कितने फ़ायदे होते हैं बताना चाहिए। लफड़ागिरी करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन है योग्यता का सतत्व मत प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य। ऑप्शन बी है योग्यता का वार्षिक मत मानक अभिमुखी लक्ष्य। अच्छा लग रहा है सुनने में, ना अच्छा साउंड कर रहा है। योग्यता का सतत्व मत और असफलता वाला बात हो गया, गलत हो गया। क्वेश्चन पॉजिटिव है, यहाँ क्वेश्चन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है, गलत हो गया। योग्यता का वार्षिक मत और फिर असफलता आ गया, फिर ये क्या हुआ, नेगेटिव है। नहीं, क्वेश्चन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये दो खत्म हो गया। बचा कौन कौन भैया? योग्यता का सतत्व मत प्रदर्शन अभिमुखी नहीं, जो योग्यता का प्रदर्शन हम सतत्व मत प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, ये नहीं होना चाहिए हमारा काम। हम जाके हर जगह बताएं कि हम कितना पढ़े लिखे हैं, देखो PhD कर लिए, हमको बहुत कुछ आता है, ये गलत है, ठीक है। ये भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? एक शिक्षक को चाहिए, अध्यापक को चाहिए कि वो बच्चे को हमेशा और बेहतर करने की इंस्पिरेशन प्रेरणा दे, ठीक है ना। एक शिक्षक का कर्तव्य है वो महारत हो, वो चीज़ों में निपुण हो। निपुण मतलब क्या होता है? महारत होना, निपुण होना, ठीक है। जैसे कि मछली पानी में निपुण होता है तैरने में, ठीक है ना, वैसे ही आप भी उस विषय में, उस सब्जेक्ट में, उस शिक्षण में महारत हो, बहुत तेज हो ना, ब्रिलियंट हो, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। भावना और संज्ञान के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भावना और संज्ञान दोनों अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा हमेशा। भावना है ब्रेन में, दिल में, कहता है कि दिल में भावना है ना। दिल टूट गया, उफ, धोखा मिल गया, तो वहाँ भावना होता ही नहीं है, दिल में भावना होती ही नहीं है। भावना कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। और ज्ञान कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। दोनों मस्तिष्क, दोनों ब्रेन, दोनों ब्रेन में, ये भी दिमाग में, ये भी दिमाग में, दोनों ब्रेन में, ठीक है। के संदर्भ मतलब के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? चलिए, अत्यधिक दबाव समस्याओं को सुलझाने के कौशलों का बड़ा नहीं, अगर खूब प्रिसाइज्ड बच्चों करेंगे, है ना, अत्यधिक दबाव समस्याओं को नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम्स है उसे बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं, अब नहीं हो रहा तो रिपीटली कर रहे, अच्छी बात है, देखिए अत्यधिक दबाव नहीं। ऐसे तो पता क्या हो जाए, पता क्या लोग क्या गाँव में क्या कहते हैं, ही पढ़ते पढ़ते चीट हो गया, पागल हो गया साला, है ना। ऐसा नहीं करना है ना। नहीं ये तो काम को छोड़ देना है, बोला गलत है। अत्यधिक दबाव हम दिमाग पे नहीं दे सकते, झेल नहीं सकते इस चीज़ों को, ठीक है। अत्यधिक दबाव से कौशल बढ़ नहीं जाएगा, बल्कि दिमाग खराब हो जाएगा उल्टा, ठीक है ना। खूब पढ़ेंगे, महा चकरा जाएगा। हर्ष और उल्लास की भावना, देखिए मैंने कहा था कितना अच्छा है, प्रश्न में लिखा हुआ भाव। अच्छा बताइए, हर्ष और उल्लास, खुशी कहाँ होती है? खुशी निकलता है मुंह से, होती कहाँ? दिमाग में ना, दिमाग में ना, संज्ञान में होती है ना, दिमाग में होता है, तभी तो हम खुश हो जाते हैं। कोई चीज़ सोच के, यार कोई चीज़ सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, तो कल्पना करते हैं, खुशी आती है, हंसी आती है, मज़ा आता है, उल्लास बढ़ता है, तो क्या होती है वहाँ पे? हमारी भावनाएं काम करती है, ठीक है ना। तो हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है, ठीक है। अत्यधिक चिंता, जानकारी, अत्यधिक चिंता नहीं करना चाहिए, भी गलत है। अत्यधिक चिंता करने से संज्ञान आपका नहीं हो पाएगा, आपको ज्ञान नहीं बढ़ पाएगा, अधिगम नहीं हो पाएगा, भावनाओं को ठेस पहुंचेगी बाद में, ठीक है। निरस्ता, ये तो और है नेगेटिव पूरा, नहीं, निरस्ता अपने आप नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो ये भी गया, ये भी गया, बचा ये भी गया, तो बचा ये क्या हो जाएगा? हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, देते हैं, ठीक है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देता है? टैग वर्ड है प्रभावी समस्या समाधान, प्रभावी समस्या समाधान, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है अभिसारी चिंतन। और किसी समस्या को आप एक ही तरह से सोच पाते हैं तो अभिसारी में होता है। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, तो तब तो लोग क्या तो बुर्बक है, मखलूल है, इसके बाद दिमाग ही नहीं है, एक की बात रिपीट करता है, दिमाग लगाता ही नहीं है, ये तो वैसे भी गलत हो गया भैया। हाँ, अस्वर्णोपकारी विधियाँ, ये बात तो बहुत हद तक सही लग रहा है। समझ बनाना, बोध, ठीक है, स्किल्स, ठीक है, बोध, है ना, समझ या बोध बनाना है, बोध कहाँ से आएगा? स्किल्स से आएगा, ठीक है ना। ये दो बातें जो हैं पॉजिटिव लग रहा है अभी तक, ये नेगेटिव था पूरे। निष्क्रिय अनुकरण, ये तो पूरा ये वर्ड में ही नेगेटिव है, नौ मतलब नेगेटिव हो गया, निष्क्रिय मतलब नेगेटिव, ये गलत हो गया। बचा कौन कौन?
स्मरण परोपकारी विधियाँ और समझ बनाना, बोध। कहते हैं ना कि इनको ना इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, इसका पता नहीं है, ठीक है ना। अगर पता नहीं होगा, आप जिस चीज़ों के बारे में समझ नहीं बनाएंगे, पता ही नहीं होगा, तो आप उस समस्या को, उस चीज़ के बारे में सोच या उसका हल कैसे कर पाइएगा, ठीक है। इसलिए उस समस्या के बारे में बोध या जानकारी होना आवश्यक है, हाँ, और स्मृति भी इस चीज़ पर, ठीक है ना। तो क्या आंसर इज द 2 and 3 राइट हो जाएगा, 2 और 3 बी होगा सही इसका आंसर। तो चलिए आज का प्रश्न यही ख़त्म करते हैं। हमारा प्रश्न का सीरीज कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हो सके तो संभवतः हमारे कमेंट बॉक्स में हमारा जो प्रतिक्रिया है, हमारा फीडबैक है, शिक्षण विधियाँ हैं, हमें जरूर बताइएगा कहाँ कमी है सर, कहाँ क्या अच्छा होना चाहिए। हम जानने के लिए इच्छित हैं आपसे कि आप हमारा मूल्यांकन करें कि सर यहाँ कमी थी, ताकि इस कमी को दूर कर पाए और बेहतर से बेहतर शिक्षण यहाँ पर दे पाएँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।